जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य संबंधी जो भाषा साहित्य से क्वेश्चन आते हैं उन सीरीज को लेकर चल रहे हैं और उसमें आज जो 251 नंबर से कंटिन्यू करना था उसमें पहला क्वेश्चन है कि जो भाषा की उत्पत्ति हुई है वो वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, सौरसेनी इनमें से कौन से में हुआ है। तो ये यूपीएससी और पीजीटी में दोनों में ही आया है। तो जब भी हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति की बात करते हैं तो वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पे देखिए चार्ट प्रोवाइड किया गया है, ये उत्पत्ति संबंधित की कैसे सौरसेनी अपभ्रंश जो है, इससे अगर सौरसेनी अपभ्रंश से देखें तो पश्चिमी हिंदी और इनके साथ ही राजस्थानी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ये सभी 5 आते हैं सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित। पश्चिमी हिंदी जिनमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। सौरसेनी अपभ्रंश से ही राजस्थानी हिंदी के तहत आता है पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी, उत्तरी में मेवाती, दक्षिणी में मालवी, पहाड़ी हिंदी के तहत कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली और गुजराती हिंदी। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है 11। हिंदी देवनागरी लिपि वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ। हिंदी देवनागरी लिपि वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ हैं। हिंदी स्वर वर्णों की संख्या 11 तथा व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 33 है। 4 संयुक्त व्यंजन, 2 आयोगवाह तथा 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? बुंदेली। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, मालवी दक्षिणी राजस्थानी तथा जयपुरी पूर्वी राजस्थानी। सौरसेनी अपभ्रंश की राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोली, जबकि बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा तथा हरियाणवी, बांगरू आदि सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा, बोली, राजभाषा, उपभाषा, इनमें से क्या कहते हैं? तो किसी सीमित क्षेत्र में, जो सीमित क्षेत्र में यदि देखें, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। जैसे अवधी, ब्रजभाषा, मगही, बुंदेली आदि राष्ट्रीय भाषा किसी राष्ट्र की भाषा होती है, जबकि राजभाषा द्वारा सरकार तथा सरकारी कार्यालयों में कार्य किए जाते हैं। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? तो इनमें से जो कन्नौजी है वो कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? तो ये है पश्चिमी हिंदी की। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है जो सौरसेनी अपभ्रंश के तहत आती है। पूर्वी हिंदी के तहत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी के तहत पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी, मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी, मालवी तथा पहाड़ी हिंदी के तहत कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली आती है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के तहत नहीं आती है? तो इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के तहत नहीं आती है? तो यह अवधी है। अवधी बोली पश्चिमी हिंदी के तहत नहीं आती। अवधी बोली पूर्वी हिंदी के तहत आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां हैं, जबकि पश्चिमी हिंदी के तहत खड़ी बोली, कौरवी, हरियाणवी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी बोलियां आती हैं। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करें? तो ये लिखकर, लिखित भाषा में अगर विचार को व्यक्त करना है तो लिखकर कर सकते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। लिखित भाषा के उदाहरण है पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण आदि। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी इसमें पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? डोगरी। डोगरी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी आदि है। मालवी किस उपभाषा की बोली है? तो मालवी इसमें से किस उपभाषा की है? राजस्थानी। मालवी राजस्थानी उपभाषा की बोली है। राजस्थानी उपभाषा के तहत कुल 4 प्रकार की बोलियां आती हैं, जिनमें मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती। मालवी बोली इंदौर, देवास, रतलाम आदि जिलों में बोली जाती है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। ये दिया है ऑप्शन गढ़वाली, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़, बांगरू, इनमें से कौन सा? तो खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली, जिसका बोली क्षेत्र रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद, सहारनपुर आदि है। गढ़वाली बोली सौरसेनी अपभ्रंश की पहाड़ी हिंदी उपभाषा की बोली, जिसका क्षेत्र टिहरी, गढ़वाल, चामोली, उत्तरकाशी है। बांगरू हरियाणवी बोली सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र हरियाणा राज्य है। छत्तीसगढ़ी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली, जिसका क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य है। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश से माना गया है? तो यह है मागधी। बिहारी हिंदी का विकास मागधी प्राकृतिक अपभ्रंश से माना गया है। बिहारी हिंदी के तहत 3 प्रकार की बोलियां आती हैं, जिनमें मगही, मैथिली, भोजपुरी, जबकि सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी तथा राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का तथा पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी, लहंदा भाषाओं का विकास हुआ। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की अगर देखें तो कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं आती हैं। अब उपभाषाओं में देखिए यहाँ पे
पश्चिमी हिंदी तो इसका खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पूर्वी हिंदी के तहत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी हिंदी के तहत कुमाऊनी और गढ़वाली। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ इनमें क्या है? तो उच्चारण की सुविधा। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ उच्चारण की सुविधा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो कौन सा था? अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है, यहाँ पे दिया गया है जो निम्नवत है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में 500 ईस्वी से 1000, पाली प्राकृत अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में 1000 से लेकर अब तक हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, आसमिया, मराठी, गुजराती आदि। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? तो न्यायालय की अरबी फारसी थी। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा अरबी फारसी थी। उसी प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल के समय भारत में न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी थी। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? इनमें सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, जयशंकर प्रसाद, धीरेन्द्र वर्मा। तो इनमें से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भाषा वैज्ञानिक नहीं है, महान काव्यकार, नाटककार हैं, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी ये सभी भाषा वैज्ञानिक हैं। भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? शब्द। भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, जबकि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र इकाई को ध्वनि कहते हैं। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हुए हैं? तो ये संस्कृत से। हिंदी में अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं, जिसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, जबकि फारसी, अंग्रेजी, उर्दू विदेशी भाषा के तहत आते हैं। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के तहत आती हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो यहाँ पे देखें कि खड़ी बोली व ब्रज भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा के तहत आती है। पश्चिमी हिंदी के तहत खड़ी बोली कौरवी, बांगरू, हरियाणवी, ब्रज भाषा बुंदेली, कन्नौजी आदि बोलियाँ आती हैं। पूर्वी हिंदी के तहत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियाँ आती हैं, जबकि राजस्थानी हिंदी के तहत मारवाड़ी, जयपुरी, डुंडाड़ी, मेवाती, मालवी बोलियाँ आती हैं। पहाड़ी हिंदी के तहत कुमाऊनी और गढ़वाली। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम इनमें से क्या है? तो खड़ी बोली। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम खड़ी बोली है। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी, इसका क्षेत्र देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? तो यह पारिभाषिक। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। जैसे विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का विशेष अर्थ और उससे एक ही अर्थ लिया जाता है, ऐसे ही आयकर, राज्यपाल, संसद आदि शब्द हैं। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? तो पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन, प्रशासन आदि क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते जाते हैं, जो विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो ये है भाषा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? वैज्ञानिक जो शैली है उसका तात्पर्य इनमें से किस शैली के तहत है? तो वस्तुनिष्ठ। निम्नलिखित में जो कथन उचित नहीं उसे छांटिए। एक भाषा में प्रकट किए गए भावों और विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। तो अनुवाद के लिए केवल किसी एक भाषा के ज्ञान पर्याप्त या कथन उचित नहीं है, जबकि अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। या जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। तथा एक भाषा में प्रकट किए गए भावों और विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। उक्त सभी कथन अनुवाद के लिए उचित है। इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए? तो ये ईर्ष्या भावना है ना। ईर्ष्या की भावना नामक दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। मतलब आलोचना भी करना चाहिए तो इस तरीके से, ये कि नहीं कि ईर्ष्या के भाव से। आप हिंदी साहित्य में अगर देखें तो
बहुत सारी जो रचनाएं लिखती हैं, तो बड़े बड़े रचनाकार जब उनका आलोचना करते हैं तो आलोचना को कई कसौटियों पे कसकर करते हैं, ना कि ईर्ष्या उसका आधार होना चाहिए। तो यहाँ पे समालोचक का यह कर्तव्य होता है कि समालोचना करते समय किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोषों का सही रूप से प्रकटीकरण। ईर्ष्या की भावना से ग्रसित होने पर वह निष्पक्ष रूप से समालोचना नहीं कर पाते हैं। आप किस कथन को असंगत मानते हैं? एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद जो है एक पुल का कार्य करता है। अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है। अनुवाद में अनु का अर्थ है पहले लिखना, बाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना। एक भाषा में व्यक्त भाव और विचार को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। तो इसमें सी सही नहीं है, बाकी सभी सही है। विकल्प सी में दिए गए कथन में अनुवाद में अनु का अर्थ क्या होता है? पहले लिखना, और वाद का अर्थ उसे पुनः बाद में लिखना, ये गलत है। अनुवाद दो शब्दों के योग से बना है, अनु और धन्यवाद, और अनु का अर्थ है बाद में या पुनः से लिया जाता है। तो अनु का अर्थ है बाद में या पुनः से, जबकि वाद का अर्थ है कथन, है ना, तथा अनुवाद का मतलब पुनः कथन। बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाल साहित्य के विषय में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। देखिए, बाल साहित्य के बारे में कि उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, वह बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होना चाहिए, वह मनोरंजक और रोचक होना चाहिए, वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? वह बालकों द्वारा लिखा जाना चाहिए, ये कथन सही नहीं है। बाल साहित्य की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए और बालकों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए और मनोरंजक और रोचक होना चाहिए। खसकुरा या खुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमायूं की साहित्यिक भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो खसकुरा या खुरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा है। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? तो इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं आता है? तो ये ड़ा। ड़ा ध्वनि अवधि में नहीं है। अवधि में कर्ता कारक ने का नितांत अभाव है। अवधि में या तो वा ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, जैसे किताब से किताबवा, कॉपी को कापिया, फाइल को फैलिया, लोटा को लुटवा आदि। अवधि भाषा में ड़ा ध्वनि के स्थान पर ना का प्रयोग होता है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है तो क्या हो जाती है? सरल। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर सरल हो जाती है, साथ ही साथ उसे अर्थ भी स्पष्ट होने लगता है। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या रहता है? निश्चितता। न्यायालय की जो भाषा उसमें शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, जिससे किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो। व्यवहार के आधार पर शब्द जो है उसके दो भेद है, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द। अब यहाँ पे देखिए, जो सामान्य शब्द हैं वे शब्द जिनको हम दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, जैसे घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना, पानी, कमरा, नदी आदि। तकनीकी शब्द में वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसाय, विज्ञान आदि से होता है वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं, जैसे सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, रसायन, कोशिका, जीवाश्म आदि। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? चित्रलिपि, अरमाइक लिपि, किलाक्षर लिपि, ब्राह्मी लिपि से। तो ये खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक से हुई है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से हुई। खरोष्ठी भारत की दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। सम्राट अशोक ने शहबाजगढ़ी और मानसेरा के लेख खरोष्ठी में ही लिखवाए हैं। इसके प्रचलन की देश और काल परक सीमाएं ब्राह्मी की अपेक्षा संकुचित रही और बिना किसी प्रतिनिधि लिपि को जन्म दिए देश से इसका लोप भी हो गया। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। तो यहाँ पे नागरी लिपि जो है वो सुधार समिति के जो सुधारक ये संयोजक में थे, तो उसमें काका कालेलकर थे। ये क्वेश्चन पहले भी आया लेकिन अलग क्वेश्चन का फॉर्मेट था। यहाँ पे कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कालेलकर थे। देवनागरी जो कि एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं लिखी गई हैं, बाएं से दाएं लिखा जाता है। पहचान यही है कि शिरोरेखा होता है। और संस्कृत है, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोंगरी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी में लिखी हुई जाती हैं। ईसाई जो मिशनरी है उनका प्रधान केंद्र था। तो ईसाई मिशनरियों का ये प्रधान केंद्र कहाँ था? इलाहाबाद, मुंबई, श्रीरामपुर, दिल्ली। तो ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र जो था ये श्रीरामपुर था, श्रीरामपुर। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित है। जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है वो शिक्षा मंत्रालय के अनुवाद विभाग से या गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से या मानव संसाधन मंत्रालय से या प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय से है। तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जो संबंधित है गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। यहाँ देखिए, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ये गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। 1 मार्च 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई। तो ये केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से जुड़ा है। 1 मार्च 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई। केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, उपक्रम आदि के आसामबद्धिक प्रक्रिया, साहित्य अनुवाद कार्य केंद्रीय अनुवाद को सौंपा गया। अनुवाद में सरलता, सहजता और शब्दावली में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1973 से अनुवाद प्रशिक्षण का कार्य भी कर रहा है। इनमें कौन सा गलत है? विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की देश से बोली जो है
बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बोली दैनंदिन व्यवहारता होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का विकसित रूप है। तो रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, कथन गलत है, क्योंकि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है या भाषा का अल्प विकसित रूप होता है, जबकि विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। बोली दैनंदिन व्यवहारता होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का रूप है। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है किस चीज से? तो जीविकोपार्जन से। प्रयोजन मूलक भाषा का संबंध जीविकोपार्जन से है। प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी के विज्ञान, तकनीक, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों से प्रयुक्त होने वाली हिंदी से है। हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहे बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो, तभी इसका विकास जो है वो सुनिश्चित हो सकेगा। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः कैसा रहा है? तो ये अध्यात्म परक। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः अध्यात्म परक रहा है। भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को धर्म से प्रेरित माना है। उल्लेखनीय है कि जो भी विदेशी आक्रमण हुए हैं वे अपने धर्म के विस्तार से ही जुड़े थे। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा मानव मुख के ध्वन्याङ्गों से निश्चित सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों की सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। प्राणियों के पारस्परिक विचार विनिमय में जिसका सहारा लिया जाता है। सभ्य समाज की मान्यता के अनुरूप विशुद्ध शब्दावली में पारस्परिक वार्तालाप का जो संसाधन बनाया जाता हो, या बोलने, चालने, पढ़ने, लिखने, शिक्षण, प्रशिक्षण, कार्यालय, न्यायालयी व्यवस्था में जिसका समुचित उपयोग किया जाता हो। तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा इनमें से क्या है? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है भाषा मानव मुख के ध्वन्याङ्गों से निश्चित सामाजिक स्वीकृत प्राप्त और सार्थक पदों के सुसंस्कृत वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। पाली जो पद है, पाली पद की बहुमानी व्युत्पत्ति है। ये पर्याय, पलियाय, पलियाली, पाली। पाली पद की बहुमानी व्युत्पत्ति पर्याय, पलियाय, पलियाली, पाली। यह व्युत्पत्ति भाषा विद्वान भिक्षु जगदीश कश्यप ने दी है। पाली को मागधी भाषा भी कहते हैं। बौद्धों की भाषा पाली थी, इसे प्रथम प्राकृत भाषा भी कहते हैं। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण है। तो व्याकरण जो है पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कच्चायन है। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ है। कच्चायन व्याकरण, कच्चायन, मोगलान व्याकरण, मोगलान, सदनीति व्याकरण, वर्मी भिक्षु, अंगवंश। प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम उक्ति का उचित भावार्थ क्या है? प्रकृति भाषा का संस्कार करके प्राकृत भाषा बनाएगी। प्रकृति रूप में आधार भाषा थी, संस्कृत उससे जो विकसित हुई या प्राकृत भाषा कहलाई। प्रकृति भाषा को माच कर जो संस्कृत भाषा बनी थी, लोक व्यवहार में घिसते घिसते वह प्राकृत हो गई। भाषा की प्रकृति है सुसंस्कृत होते जाना, किंतु वह जब संस्कार विहीन हो जाती तब प्राकृत भाषा रूप में न रह जाती है। तो देखिए, प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम उक्ति का उचित भावार्थ, प्रकृति रूप में आधार भाषा थी, संस्कृत उससे जो विकसित हुई या प्राकृत भाषा कहलाई। अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है तो प्राकृत भाषाओं से। अपभ्रंश जो भाषाएं हैं उनका विकास प्राकृत भाषाओं से हुआ है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ ना देख उसके एक विशेष युगीन रूप को निम्नलिखित भाषाविद ने नाम दिया पुरानी हिंदी। तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी ने। हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ ना देकर उसके एक विशेष युगीन रूप को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ। तो ये हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ। ब्रज क्षेत्र ही उस समय शासन सत्ता के एकमात्र केंद्र था। उस समय की सभी भाषाओं से ब्रजभाषा ही सबसे अधिक संबंधित थी। ब्रजेतर क्षेत्र के भाषा भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। ब्रजभाषा भाषी व्यापार करते हुए पूरे देश में फैल गए थे। तो हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ क्योंकि ब्रजेतर क्षेत्र के भाषा भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार क्या बना? तो ये बना खड़ी बोली के व्याकरण का मानवीकरण हो जाना। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे इनमें से? तो हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक श्री गोपाल स्वामी आयंगर थे। तो इस तरीके से हमने कुल 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।